गुड मॉर्निंग। आज हम लोग ह्यूमन ब्लड का जो सेकंड पार्ट है वो पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ दिए थे कि ब्लड के बारे में बताया था। ब्लड जो होता है ह्यूमन बॉडी में कितना होता है, एक मेल में 5.5 लीटर होता है और एक फीमेल में 5 लीटर होता है, हाफ लीटर कम रहता है। और ब्लड का पीएच 7.4 होता है और ब्लड का टोटल बॉडी वेट जो वेट होता है वो 7% ऑफ बॉडी वेट होता है। और ब्लड में दो पार्ट होता है, एक होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है ब्लड कर्पस सेल। जो प्लाज्मा होता है वो लिक्विड पार्ट होता है और कर्पस सेल जो होता है वो सॉलिड पार्ट होता है। जो ब्लड प्लाज्मा होता है ब्लड का 60% होता है और ब्लड कर्पस सेल जो होता है ब्लड का 40% होता है। तो प्लाज्मा के बारे में बताया था, प्लाज्मा ये लिक्विड पार्ट है और ये प्लाज्मा में भी 90% वाटर होता है और 7% प्रोटीन होता है। फिर अगर प्लाज्मा से हम लोग अगर फाइब्रिनोजन को सेपरेट करते हैं, जो बचता है, जो येलोइश लिक्विड बचता है उसको हम बोलते हैं सीरम। और उसके बाद फिर हम लोग पढ़े थे कि ब्लड कार्पस सेल तीन प्रकार के होते हैं, एक तो डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स। और आरबीसी के बारे में बताया था, थोड़ा बहुत बता देता हूँ। आरबीसी जो होता है इसका जो शेप होता है और बायोकॉन्केव होता है और इसका लाइफ स्पैन 120 डेज होता है। और इसका फॉर्मेशन बोन मैरो में होता है और ये डाई करता है कहाँ पे, स्प्लीन में करता है। बट इन एम्ब्रियोनिक स्टेज इट्स फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन लीवर। और इसका जो इसमें एक न्यूक्लियस नहीं होता है और इसमें और एक मटेरियल रहता है, उसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन, जिसकी वजह से कलर ब्लड का कलर रेड होता है। बिकॉज द हीमोग्लोबिन इज मेड ऑफ टू पार्ट्स, वन इज हीम एंड अदर वन इज ग्लोबिन। तो हीम इज द आयरन पार्ट, आयरन कंटेंट पार्ट, एंड दैट्स व्हाई इट गिव्स कलर रेड टू द ब्लड। और हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है? हीमोग्लोबिन का काम होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, CO2 इन द बॉडी। ऑक्सीजन क्या करता है? ऑक्सीजन लंग्स से लाके सेल्स में देता है और सेल से जो CO2 बनता है उसको लंग्स में ट्रांसफर करता है। ये मेनली ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। और एक चीज़ बताया था कि डिफिशियंसी ऑफ हीमोग्लोबिन से क्या होता है? एनीमिया होता है, या अगर हमें आयरन की कमी हो जाएगी तभी भी एनीमिया होगा। और एक चीज़ मैं नहीं बताया था, जो आरबीसी होता है, आरबीसी जब हम सोते हैं उसका 5% घट जाता है। ड्यूरिंग स्लीपिंग आरबीसी रिड्यूसेस बाय 5%। और अगर हम लोग हाइट पे जाते हैं, जब 4000 5000 मीटर हाइट पे गए तो वहाँ पे भी आरबीसी का क्वांटिटी बढ़ जाता है ब्लड में। ठीक है, तो ये हो गया थोड़ा बहुत आरबीसी और आरबीसी के बारे में जो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी क्या है? व्हाइट ब्लड कार्पस सेल। व्हाइट ब्लड कार्पस सेल, इसको बायोलॉजिकली बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, और इसका क्वांटिटी कितना होता है ब्लड में? 10,000 होता है इसका क्वांटिटी। ठीक है, और जो डब्ल्यूबीसी होता है ये 5 चीजों मिलके बनता है। क्या क्या? न्यूट्रोफिल, एशनोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स, ये पांचों को मिला के डब्ल्यूबीसी है। और डब्ल्यूबीसी के बारे में और थोड़ा बताता हूँ। डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस होता है जबकि आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है, तो इसमें डीएनए मटेरियल रहता है। इसमें डब्ल्यूबीसी में डीएनए मटेरियल रहता है। और इसका जो मेन फंक्शन क्या होता है डब्ल्यूबीसी का? द मेन फंक्शन ऑफ डब्ल्यूबीसी इज टू प्रोटेक्ट बॉडी फ्रॉम डिजीज। जो डिजीज होता है उससे बचाव करता है कौन? डब्ल्यूबीसी। ठीक है, इसका मेन फंक्शन वही होता है। और इसमें जो आप 5 पार्ट में देख रहे हो, न्यूट्रोफिल, एसिनोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट्स, इसमें जो पहला लास्ट दो है ये इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सा? मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। तो लिम्फोसाइट्स क्या करता है? अगर कोई मतलब बाहरी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी पे अटैक करता है तो लिम्फोसाइट क्या करता है? उसको मार देता है। ठीक है, इसको टी सेल्स भी बोलते हैं। लिम्फोसाइट्स आर कॉल्ड एज टी सेल्स। ठीक है, लिम्फोसाइट्स आर आल्सो कॉल्ड एज टी सेल्स। तो ये क्या करता है? जैसे ही कोई दूसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में अटैक करता है तो लिम्फोसाइट्स क्या करेगा? उसको अटैक करके मार देता है। और उसके बाद क्या होता है? जब मोनोसाइट्स होता है, तो मोनोसाइट्स होता है वो क्या करता है? उसको खा जाता है, एनग्लॉफ कर जाता है। तो मोनोसाइट्स को क्या बोलते हैं? बी सेल्स। ठीक है, तो मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है डब्ल्यूबीसी का। मोनोसाइट्स को बी सेल्स बोलते हैं और लिम्फोसाइट्स को टी सेल्स बोलते हैं। और ये मोनोसाइट्स होता है, ये डब्ल्यूबीसी का सबसे बड़ा पार्ट होता है, मतलब सबसे बड़ा साइज में सबसे बड़ा होता है मोनोसाइट्स। और सबसे क्वांटिटी में सबसे ज्यादा कौन सा होता है? न्यूट्रोफिल। ये
70% होता है न्यूट्रोफिल WBC का। ठीक है, तो WBC मोटा मोटी क्या समझ में आया? WBC इज कॉल्ड व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल और इसको ल्यूकोसाइट्स भी बोला जाता है। इसका क्वांटिटी कितना होता है? 10,000 होता है और इसमें न्यूक्लियस होता है, तो इसमें डीएनए मटेरियल भी रहता है और ये हम लोगों को रोग प्रतिशोधक मतलब रोगों से लड़ता है ये WBC। ठीक है, इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम डिजीज और इसमें 5 पार्ट में ये 5 चीजें इसमें रहती है, न्यूट्रोफिल, एसिनोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स क्या करता है? Lymphocytes kills the germs or the bacteria which comes to body or the disease causing agent। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है? जो मोनोसाइट्स क्या करता है, वो जो मारने के बाद जो बचता है उसको क्या करता है? एनग्लॉफ कर जाता है, खा जाता है। तो ये इसका साइज जितना खाते जाएगा ये इतना साइज बड़ा होता जाएगा। तो WBC में जितने 5 टाइप्स हैं जो, उसमें सबसे बड़ा साइज कौन सा होता है? मोनोसाइट्स का होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा WBC। अब नेक्स्ट है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, सॉरी बायोलॉजी में थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। ठीक है, प्लेटलेट्स आर कॉल्ड एज थ्रोम्बोसाइट्स। इसका कितना क्वांटिटी होता है? लगभग 2 लाख थ्रोम्बोसाइट्स होते हैं नॉर्मल बॉडी में। ठीक है, और इसमें क्या होता है? इसका भी न्यूक्लियस नहीं होता है RBC टाइप। WBC में न्यूक्लियस होता है बट RBC में न्यूक्लियस नहीं होता है, प्लेटलेट्स में भी न्यूक्लियस नहीं होता है। इसका फॉर्मेशन कहाँ होता है प्लेटलेट्स का? प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन होता है आपका बोन मैरो में। ठीक है, प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन कहाँ होता है? बोन मैरो में। और ये डाई कहाँ करता है? स्प्लीन में। डाई कहाँ करता है? स्प्लीन में। और इसका जो लाइफ स्पैन होता है 7 डेज का होता है। लाइफ स्पैन 7 डेज का। WBC का लाइफ स्पैन कितना होता है? WBC का लाइफ स्पैन 4 डेज का होता है। इसका फॉर्मेशन भी WBC कहाँ होता है? WBC का फॉर्मेशन भी होता है आपका बोन मैरो में और ये डाई कहाँ करता है? स्प्लीन में करता है। इसका फॉर्मेशन बोन मैरो में, डाई करता है स्प्लीन में। इसका लाइफ स्पान 4 डेज है और इसका लाइफ स्पान 7 डेज है। और ये फंक्शन क्या है प्लेटलेट्स का? प्लेटलेट्स का मेन फंक्शन ये है, इट हेल्प्स इन व्हाट? ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग के काम में आता है। क्या? ब्लड क्लॉटिंग। अगर प्लेटलेट्स नहीं होगा तो आपका ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगा। ठीक है, और एक बीमारी का नाम जानते हो आप लोग जिसको बोलते हैं डेंगू। डेंगू में क्या होता है? आपका प्लेटलेट्स घट जाता है। ठीक है, डेंगू की वजह से क्या होता है? प्लेटलेट्स आपका घट जाता है बिल्कुल। तो यही डेंगू में आपका प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है। तो आपको अभी RBC, WBC और प्लेटलेट्स के बारे में बता दिया। थोड़ा कंपेरिजन कर देता हूँ। RBC जो होता है उसका लाइफ स्पान 120 डेज होता है, WBC का लाइफ स्पान 4 डेज होता है और प्लेटलेट्स का लाइफ स्पान 7 डेज होता है। ठीक है, तीनों का फॉर्मेशन बोन मैरो में होता है और तीनों डाई कहाँ करते हैं? स्प्लीन में करते हैं। RBC क्या करता है? मेन फंक्शन ये है, उसमें हीमोग्लोबिन रहता है जो कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन मेनली करता है। WBC क्या करता है? डिजीज में बचाता है हम लोगों को। और प्लेटलेट्स क्या करते हैं? प्लेटलेट्स हम लोगों को जो ब्लड क्लटिंग कराता है, जो कट जाता है तो उसको जो ब्लड थक्का जो बोलते हैं क्लट कराता है प्लेटलेट्स। ठीक है, और इसमें क्या है? RBC में RBC जो होता है ये 95% टोटल कार्पस सेल्स होते हैं और उसका क्वांटिटी लगभग 50 लाख होता है। और WBC का 10,000 होता है और प्लेटलेट्स का 2 लाख के आसपास इसका क्वांटिटी रहता है ब्लड में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ब्लड के कार्पस सेल्स। अब ब्लड क्लटिंग। अब ब्लड क्लटिंग जो होता है वो कैसे होता है? ब्लड क्लटिंग, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। ब्लड क्लटिंग क्या है? जैसे हम लोग जानते हैं कहीं पे कट लग गया, कुछ कट गया, फट गया, तो क्या होता है? थोड़ी देर बाद क्या होता है? वहाँ ब्लड आना रुक जाता है। हम लोग दबा देते हैं तो उसको क्या है? ब्लड आना बंद हो जाता है। तो ये जो ब्लड आना अपने आप बंद होता है वो होता कैसे है? ठीक है, तो मैं पहले ही बता दिया था कि ब्लड क्लटिंग में कौन हेल्प करता है? प्लेटलेट्स करता है। लेकिन जो ब्लड क्लटिंग जो है ये इसका जो प्रोसेस है 4 प्रोसेस में कंप्लीट होता है। ठीक है, ब्लड क्लटिंग कितने प्रोसेस में कंप्लीट होता है? 4 प्रोसेस में। पहला क्या है? जैसे हम लोग पता है ब्लड में क्या होता है? प्लेटलेट्स होता है, इसको हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। जब भी कहीं पे कटता है, जैसे आपका हाथ कट गया यहाँ पे, तो कट जाने से जैसे ही कटेगा तो जो ब्लड निकलेगा, तो ये जो ब्लड में क्या है? आपका प्लेटलेट्स है। जैसे ही प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स एयर के कांटेक्ट में आते हैं तो वे एक सब्सटेंस बनाते हैं जिसको बोलते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाते हैं। ठीक है, समझ में आया? जैसे ही आपका हाथ कट जाएगा, कहीं पे ब्लड निकलेगा, जब ब्लड क्या होगा? आपका एयर के कांटेक्ट में आएगा और एयर के कांटेक्ट में आने की वजह से ब्लड में आपका थ्रोम्बोसाइट है,
थ्रोम्बोसाइट प्लस एयर मिलके एक सब्सटेंस बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन। ठीक है, थ्रोम्बोप्लास्टिन बना है। फिर क्या होगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लस कैल्शियम प्लस प्रोथ्रम्बिन एक सब्सटेंस है बॉडी ब्लड में। प्रोथ्रम्बिन भी एक सब्सटेंस है ब्लड में, कैल्शियम तो ब्लड में रहता ही है। तो ये थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लस कैल्शियम प्लस प्रोथ्रम्बिन मिला के और एक सब्सटेंस बनाते हैं, उसको बोलते हैं थ्रोम्बिन। ठीक है, तो पहले क्या हुआ, ब्लड आपका कट गया, कटने की वजह से क्या हुआ, थ्रोम्बोसाइट एयर के कांटेक्ट में आया, एयर के कांटेक्ट के आने की वजह से क्या बनाया, थ्रोम्बोसाइट प्लस एयर मिलकर थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाए। थ्रोम्बोप्लास्टिन फिर क्या हुआ, कैल्शियम से मिला और प्रोथ्रम्बिन से मिला, ये तीनों मिलकर और एक सब्सटेंस बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं थ्रोम्बिन। तो ये जो थ्रोम्बिन बनता है, ये थ्रोम्बिन क्या करता है, थ्रोम्बिन और जो ब्लड में पहले ही बताया था प्लाज्मा में फाइब्रोजन रहता है प्रोटीन, तो ये थ्रोम्बिन प्लस फाइब्रोजन मिलकर क्या बनाते हैं, और एक सब्सटेंस बताएं फाइब्रिन। ये जो फाइब्रिन होता है ये जालीदार होता है। कैसे होता है, जालीदार, ऐसे जाली टाइप का रहेगा। ठीक है, तो फाइब्रिन कैसे बना, थ्रोम्बिन प्लस फाइब्रोजन मिलके फाइब्रिन बनेगा। पर ये जो फाइब्रिन जब बनता है, ये क्या करता है, जालीदार बन के जहां पे कटता है ना वहां जाली बन जाती है। जैसे हम लोग मान लो कि नाली है या कोई ड्रेन है, तो उसमें क्या हम लोग मतलब जाली लगा दें। ठीक है, जाली लगा देंगे तो क्या होगा, पानी तो जाएगा लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, उस जाली में क्या कचरा जमने लगेगा। कचरा जमने के बाद क्या होता है, जाली चोक हो जाता है, फिर आपका ड्रेन पास नहीं होता है, पानी पास नहीं होता है, तो चोक होके ब्लॉक हो जाता है। सिमिलरली यही होता है यहाँ पे, क्या होता है, फाइब्रिन बन गया। फाइब्रिन क्या है, जालीदार सब्सटेंस है, जैसे जहां कटा होगा ना वहां एक जाली बना देगा। जाली बना देगा बाद क्या होगा, आपका ऑलरेडी ब्लड में क्या है, WBC है, RBC है और प्लेटलेट्स है। वो क्या करेगा, वो जाली में जाके फंस जाएंगे सब। जैसे ही जाली में फंसेंगे ना, अब क्या होगा, तुम्हारा जो आपका जो क्या होता है प्लाज्मा, प्लाज्मा लिक्विड पार्ट है, वो पास नहीं कर पाएगा। तो क्या होगा, वो चोक हो जाएगा पूरा जाली। जाली चोक करने की वजह से क्या होगा, आपका प्लाज्मा पास नहीं होगा, तो आपका ब्लड बहना रुक जाएगा। ठीक है, समझ में आया। तो ऐसे ही होता है, फाइब्रिन प्लस ब्लड कॉर्पस्कल इक्वल टू तुम्हारा क्लॉट बनता है। ठीक है, जो जम जाता है इसको हम बोलते हैं क्लॉट। फिर ब्लड वहां पर क्लॉट बनना चालू हो जाएगा, जमना चालू हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आया ब्लड कटिंग कितने प्रोसेस में होता है, 4 प्रोसेस में होता है। पहला क्या होगा, थ्रोम्बोसाइट्स प्लेटलेट्स एयर के कांटेक्ट में आएंगे, थ्रोम्बोप्लास्टिन बनेगा। थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लस कैल्शियम प्लस प्रोथ्रोम्बिन, ये तीनों मिलकर क्या बनाएंगे, एक सब्सटेंस थ्रोम्बिन बनाएंगे। फिर थ्रोम्बिन क्या करेगा, थ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेंस मिलके और एक सब्सटेंस बनाएंगे जालीदार, जिसको बोलते हैं फाइब्रिन। ये जो फाइब्रिन बनता है फिर जाके आपका जहां कटा हुआ है वहां पे आ जाता है, लग जाता है। जैसे ही बन जाएगा उसके बाद क्या, फाइब्रिन के साथ क्या हो, जैसे वहां से लग जाता है उसके बाद फाइब्रिन प्लस आपका जो ब्लड कॉर्पस्कल वगैरह है, ये क्या है, वहां जाके चिपक जाएंगे। जैसे चिपकेंगे ना, वो ब्लड आना आपका रुक जाएगा, आपका प्लाज्मा बाहर नहीं आएगा, तो धीरे धीरे वहां पे एक थक्का बन जाएगा, तो आपका ब्लड रुक जाएगा फ्लो होना। तो ये जो प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस 4 मिनट तक मैक्सिमम होना है। 4 मिनट में आपका ये सब प्रोसेस हो जाता है और आपका ब्लड क्लॉटिंग बंद हो जाता है। ठीक है, समझ में आया ब्लड क्लॉटिंग कैसे होता है। और ये ब्लड क्लॉटिंग बाहर होता है, ठीक है, शरीर के बाहर जहां कट गया वहां हुआ। और आप हम लोग जानते हैं कि ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा विटामिन काम करता है, विटामिन के, ये इंपॉर्टेंट है। व्हिच विटामिन हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग, तो आपको क्या लिखना है, विटामिन के। विटामिन के हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। ये कैसे हेल्प करता है, ये ब्लड क्लॉटिंग में ऐसे हेल्प करता है कि विटामिन के अगर नहीं होगा तो आपका प्रोथ्रम्बिन और फाइब्रिनोजन नहीं बनेगा। ये डेफिशिएंसी अगर हो जाएगा, विटामिन के का डेफिशिएंसी होने से आपका प्रोथ्रम्बिन नहीं बनेगा और फाइब्रिनोजन नहीं बनेगा शरीर में। तो ये दोनों नहीं बनेंगे तो आपका ना थ्रोम्बिन बनेगा ना फाइब्रिन बनेगा, तो आपका ब्लड क्लॉट नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए विटामिन के इंपॉर्टेंट है। अगर विटामिन के का डेफिशिएंसी हो जाएगा तो आपका अगर शरीर में कहीं कट पिट लग जाएगा तो आपका ब्लड आता रहेगा, वो क्लॉट नहीं होगा। तो इसलिए विटामिन के बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोई क्वेश्चन पूछता है डेफिशिएंसी ऑफ व्हिच विटामिन हेल्प्स इन व्हिच विटामिन हेल्प्स इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, तो आपको टिक करना है विटामिन के। तो समझ में आया ब्लड क्लॉटिंग क्या है। ये तो हो गया बाहर का। अगर मान लो शरीर के अंदर में ब्लड क्लॉट हो गया, ठीक है, शरीर के अंदर में ब्लड क्लॉट होता है। कभी कोई सुना होगा कि अगर हेमरेज हो गया तो वही होता है, ब्लड क्लॉट हो जाता है। जैसे ब्रेन में हेमरेज हो गया, क्या होता है, ब्रेन में जो है ना बहुत छोटे छोटे वेसल्स होते हैं, ब्लड वेसल्स, स्मॉल ब्लड वेसल्स होते हैं। तो अगर मान लो ब्लड जा रहा है उस वेसल में और कहीं के बीच में एक ब्लड क्लॉट हो गया, क्या होगा, जा ही नहीं पाएगा ब्लड,
आगे नहीं बढ़ पाएगा, तो यहाँ स्वेल हो जाएगा, स्वेल होकर क्या होगा, आपका ये जगह फट जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को हम बोलते हैं हेमरेज, इसमें आदमी मर भी सकता है। ठीक है, तो ये ब्लड क्लॉट को अंदर में नहीं होने के लिए, शरीर के अंदर में ब्लड क्लॉट नहीं होने के लिए, नॉर्मल फ्लो होने के लिए एक एंटी मतलब ब्लड क्लॉटिंग एजेंट होता है, इसको बोलते हैं हेपारिन। क्या बोलते हैं, हेपारिन। ठीक है, हेपारिन रहता है, ये क्या होता है, एंटी ब्लड क्लॉटिंग एजेंट है हेपारिन। तो ये ब्लड में रहता है, अगर ये अगर नहीं रहेगा ना तो ब्लड क्लॉट हो जाएगा, ये सब मिलकर ब्लड क्लॉट करा देंगे। तो ये हेपारिन की वजह से क्या होता है, ब्लड शरीर के अंदर क्लॉट नहीं होता है। और एक चीज इंपॉर्टेंट चीज है, ये हेपारिन जब एयर के कांटेक्ट में आता है तो ये खत्म हो जाता है, डेड हो जाता है। तो इसीलिए क्या होता है, जैसे ही हम लोगों का शरीर कटता है कहीं, है ना, जैसे मान लो कट गया तो ये शरीर ये एक्सपोज हो गया, ब्लड एक्सपोज हो गया एयर को, जैसे तो इसमें क्या हेपारिन है, और हेपारिन क्या होगा, जैसे एयर के कांटेक्ट में आएगा उसका डेथ हो जाएगा, वो काम नहीं करेगा। जैसे काम नहीं करेगा बाकी ये लोग काम करना चालू कर देंगे और आपका ब्लड क्लॉट हो जाएगा। लेकिन ब्लड के अंदर क्या होता है, शरीर के अंदर ये हेपारिन रहता है। ठीक है, तो ये लोग क्लॉट कर नहीं पाते। ठीक है, तो ये दो चीजें हैं, एक है हेपारिन और दूसरा होता है आपका विटामिन के। विटामिन के हेल्प्स इन आपका ब्लड क्लॉटिंग के लिए, और हेपारिन एंटी ब्लड क्लॉटिंग एजेंट है, तो ये शरीर के अंदर में रहता है। ठीक है, तो ऐसे होता है आपका ब्लड क्लॉटिंग का प्रोसेस। तो इसमें आपका समझ में आ गया ब्लड के बारे में पूरा। तो ब्लड दो पार्ट में डिवाइडेड है, ब्लड प्लाज्मा एंड कार्पस सेल्स। कार्पस सेल्स तीन प्रकार होते हैं, WBC, RBC एंड प्लेटलेट्स। और हम लोग और तीसरा पढ़े ब्लड क्लॉटिंग। क्लॉटिंग कैसे होता है, चार प्रोसेस में होता है, ये कैस्केडिंग प्रोसेस है। पहले होगा थ्रोम्बोसाइट्स एयर कॉन्टैक्ट आए थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाएंगे, थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोथ्रोम्बिन कैल्शियम मिलकर आपका थ्रोम्बिन बनाएंगे, थ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन मिलकर फाइब्रिन बनाएंगे, और फाइब्रिन प्लस आपका जो ब्लड कार्पस सेल्स मिलके क्लॉट कराएंगे। ठीक है, ये हो गया क्लॉटिंग का प्रोसेस। और जो ब्लड जो आपका शरीर में बहता है ना, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड कौन डिस्कवर किया था, द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड वाज डिस्कवर्ड बाय विलियम हार्वी। ठीक है, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड वाज डिस्कवर्ड बाय विलियम हार्वी। ठीक है, ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आप लोग इसको पढ़िए जाके घर में, और यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चंस भी आता है, और जो भी डाउट होगा आप मैसेज कर सकते हो। थैंक यू।